एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कि आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण और तुलनीय। दिल्ली चले, दिल्ली चले। कार्तिक का ड्रामा जिंदाबाद। उन्हें डराया जा रहा कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। किसान बड़ी तादाद में और पुलिस लामात्र की तादाद में, किसान आगे बढ़ रहे हैं। इनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल। भारत माता की वंदे वंदे। जय जवान जय किसान। 2020 सिर्फ मैच का एक फॉर्मेट नहीं है, ये वो जाता साल है जो काल बनकर दुनिया पर टूटा है। लेकिन जैसा 2020 फॉर्मेट रोमांच से भरा होता है, कुछ वैसा ही ये साल इस देश के किसानों और जवानों के लिए रहा। एक तरफ सरहद की सुरक्षा करता हमारा जवान है, तो दूसरी तरफ रोटी के हक के लिए खड़ा किसान है। डर की कोई ऐसी चोटी नहीं जो हौसलों के आसमान को छू सके। हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। ये सामर्थ्य और ये संकल्प में इस समय आपकी आंखों में मैं देख सकता हूं। निराशा का ऐसा विस्तार नहीं जो विश्वास की धरती को ढक सके। जब तक ये वो कानून वापस नहीं लेता, ये जो जितना भी इधर किसान आया हुआ है, पूरे भारत का किसान, वो कहता है कि हमारा खून बह जाए, हम इधर से जाएंगे नहीं। हिंदुस्तान में अगर हौसलों की उड़ान है तो वीर जवानों के जज्बे से। हिंदुस्तान में अगर विश्वास की मजबूती है तो किसानों की मेहनत से। 2020 के इस कोरोना काल में दुनिया का भरोसा हिल गया, बड़े बड़े मुल्कों के मूल्य हिल गए। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में दौड़कर दुनिया गोल से भी ज्यादा गोल होती गई। बरसों बाद हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। अनेक देश इसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इस घनघोर संकट काल में भी जिनका हौसला आसमान छूता रहा और कदम धरती पर बड़ी मजबूती से जमे रहे, वो हैं हमारे जवान, जो अपने खून से मुल्क की सरहद पर वो लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं जिसे कोई रावण नहीं पार कर सकता। हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। वीरता ही
शांति की पूर्व शर्त होती है। या फिर ये वो किसान होते हैं जिनके बोए अनाज और लहलहाती फसलों में देश का भविष्य लहलहाता है। हमारे को ठंड कुछ नहीं कर सकती, हम गुरु के पार से अंत तक लड़ेंगे, चाहे नेरी आए, गड़े आए, मीस आए, हम इधर से कहीं भी जाएगी नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये साल वाकई में जवानों और किसानों के नाम रहा है। अपने देश के इन सपूतों के लिए हिंदुस्तान की आत्मा हमें आपको बड़ी शिद्दत से बताती है कि जब कोई किसान या जवान मरता है तो समझो पूरा हिंदुस्तान मरता है। जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा। 2020 जैसे जैसे ढलता गया, किसानों का गुस्सा बढ़ता गया। जितने मंच पर किसान आगू बोलते हैं, मोदी जी उनके साथ आए, डिबेट में आए, हमारे मंच पे आए, लेकिन न्यूज रूम में बैठकर मन की बात करने से या बेडरूम में बैठकर पॉलिसी अडॉप्ट करने से किसानों का कोई भला नहीं होगा। वो अपने एक ऐसे हक की लड़ाई लड़ रहे थे जिसमें उनकी मासूमियत का उबाल था, तो दूसरी तरफ गलत फहमियां भी भड़काई गईं। किस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसमें कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ झूठे आरोप लगाओ, सिर्फ अफवाहें फैलाओ, हमारे किसानों को डरा दो, और भले भोले किसान कभी कभी आपकी बातों में गुमराह हो जाते हैं। उधर सरहद पर हमारे जवानों की हिम्मत का हिसाब चीन वाले धोखेबाज मांगने लगे, तो उनको भी करारा जवाब मिल गया। अगर हम याद करें, विश्व युद्ध हो या फिर शांति की बात, जब भी जरूरत पड़ी है, विश्व ने हमारे वीरों का पराक्रम भी देखा है और विश्व शांति के उनके प्रयासों को महसूस भी किया है। Go, go, go! Oh, come on! Come on, run! 2020 में हिंदुस्तान ने चीन के खिलाफ अपने जवानों का पराक्रम भरा आक्रोश देखा। Good, good, good! Come on! साल की शुरुआत में ही चीन से कोरोना नाम का एक ऐसा वायरस पूरी दुनिया में घुस आया जिससे इंसान की जिंदगी एक अनजानी मौत के डर से घरों में दुबक गई। न कोई इलाज, न कोई टीका, न वायरस का कोई समाधान, बस बचाव ही उपाय बन गया। ये समय हमारे संकल्प को बार बार मजबूत करने का है। ये समय कदम कदम पर संयम बरतने का है। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। इंसान की जान सबसे अहम होती है। हिंदुस्तान अपनी ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों की जान बचाने में खुद को झोंक चुका था, लेकिन उसी दौरान चीन भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश बुन रहा था। जैसे कोरोना अदृश्य, वैसे ही ये चीनी साजिश भी अदृश्य थी। किसने सोचा था कि चीन एक वैश्विक महामारी का बेजा इस्तेमाल हिंदुस्तान की जमीन हड़पने के लिए करेगा। लेकिन चीन हिंदुस्तान में लॉकडाउन के दौरान लद्दाख में हिंदुस्तानी जमीन पर अपना लॉक लगाने की साजिश रचने लगा। दुनिया कोरोना से मुक्ति की जंग लड़ रही थी। चीन अपनी पुरानी फितरत से बाज नहीं आ रहा था।
सबसे पहले 5 मई की रात में पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग के पास दोनों देशों के करीब 250 फौजियों में भिड़ंत हुई। इसका कारण चीन का अपने इलाके से चलकर भारतीय इलाके में बढ़ने की कोशिश थी। इसके बाद 12 मई को पूर्वी लद्दाख में चीनी हेलीकॉप्टर उस इलाके में उड़ते हुए दिखे जो दोनों देशों के बीच बफर जोन है। लेकिन हालात तब बदल गए जब 15 जून को गलवान में चीन ने धोखे से भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया, जब वो चीनी क्षेत्र में उनसे संवाद करने के लिए गए थे। धोखे वाले उस चीनी हमले में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू समेत 20 जवान शहीद हो गए। पिछले 45 बरस में ऐसा कभी नहीं हुआ था जो हिंदुस्तान और चीन के बीच किसी फौजी का एक बूंद खून गिरा हो। जवाब में भारतीय जाबाजों ने 43 चीनी फौजियों का न सिर्फ काम तमाम कर दिया, बल्कि उनको पीछे हटने के लिए भी मजबूर कर दिया। चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विश्वास को लहूलुहान कर दिया जिसमें चीन को दोस्त बनाने की एक ईमानदार कोशिश हुई थी। साबरमती के किनारे झूले से लेकर महाबलीपुरम में नारियल के पानी तक सारी कोशिशें बेकार चली गई और सामने आया तो चीन के धोखे को करारा जवाब देते हमारे जाबाजों का पराक्रम। जो भी हम हरकतें देख रहे थे उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए हमने जो कदम उठाने थे वो हमने उठाए हैं और मुझे उम्मीद है कि जो हमने डिप्लॉयमेंट की है उससे हम अपनी सुरक्षा कायम रखेंगे। एक तरफ हमारे जवानों ने चीन के पीएलए को मुंहतोड़ जवाब दिया तो दूसरी तरफ सरकार ने भी पूरी ताकत झोंक दी और ये सब इसलिए करना पड़ा कि चीनी सेना के धूर्त फौजी पेंगोंग त्सो झील के दक्षिण तरफ आगे आने लगे थे। उन्होंने ब्लैक टॉप पर अपने कैमरा और सर्विलांस सिस्टम लगा रखे थे। चीनी सेना ने गलवान घाटी में अपने टेंट लगा रखे थे जिनको 15 जून की हिंसक झड़प के बाद 16 जून को हटाया, लेकिन 22 जून को फिर से उसने अपने टेंट लगा दिए। ये सब कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर हुआ। उसके बाद पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और 17 पर भी कुछ निर्माण कार्य चीन करने लगा। यहाँ तक कि ब्लैक टॉप पर भी चीन ने कैमरे और सर्विलांस सिस्टम लगा रखे थे जिनको खत्म करके हमारे जवानों ने तिरंगा लहरा दिया। दौलत बेग ओल्डी में भी चीन परेशानी का सबब बनने लगा। वो कहते हैं ना, 100 सोनार की एक लोहार की। चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपने 10,000 सैनिकों को तैनात किया। हिंदुस्तान ने 50,000 की संख्या में हिंदुस्तानी सैनिकों को तैनात कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख में सैनिकों के बीच पहुंचे, उनका मनोबल बढ़ाया, उन्हें हौसला दिया कि ईंट का जवाब पत्थर से देने की उन्हें पूरी आजादी है। शौर्य, सम्मान, मर्यादापूर्ण व्यवहार की परंपरा और विश्वसनीयता, ये 4 गुण किसी भी देश की सेना का प्रतिबिंब होते हैं। जो कुछ अब तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए, लेकिन कहां तक हल होगा अभी इस संबंध में मैं पूरे कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं, भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। एक तरफ भारत सरकार ने तय किया कि चीन से बातचीत होती रहेगी, लेकिन ये भी तय कर लिया कि वो बातचीत मरघट की शांति के लिए नहीं होगी। इसलिए चीनी फौजियों के दांत खट्टे करने के लिए हमारे जाबाज दिलो जान से डटे रहे। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने हिंदुस्तानी सैनिकों के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास किया। उन्होंने हिंदुस्तानी सैनिकों को घेरने की कोशिश करी और उसी के चलते एक झड़प हुई जिसके अंदर हमारे कुछ सैनिक शहीद हुए, लेकिन उसके बदले में हिंदुस्तानी सैनिकों ने एक ऐसी वीरता की गाथा लिख दी जिसके अंदर चीनी सैनिक बड़ी तादाद में मारे गए और उसका उल्टा फर्क ये पड़ा कि चीनियों का मनोबल बिल्कुल गिर गया। उस बर्फीले रेगिस्तान में चीन से घमासान आसान नहीं।
लेकिन जवानों का पराक्रम ऐसी ही मुश्किल घड़ी में अपना फौलादी रंग दिखाता है। चीन ने अपना विश्वास इस कदर खो दिया कि इस जाते हुए साल में इस दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दी में लेह पहुंच गए आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे। इस तस्वीर में देखिए कि जहां पारा शून्य के नीचे तेजी से फिसलता जाता है, वहां आर्मी चीफ के ठीक पीछे टैंकों की ये कतार चीन को ये बताने के लिए काफी है कि अब उसकी एक भूल वैसे ही महंगी साबित होगी जैसे पाकिस्तान को पुलवामा कांड के बाद भोगना पड़ा था। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। एक तरफ सेना का दमखम है तो दूसरी तरफ चीन की चाल को चकनाचूर कर दिया प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक कूटनीति ने। हिंदुस्तान ने दुनिया के अलग अलग देशों को चीन की सच्चाई बताई। अमेरिका और रूस भले ही दो किनारों पर खड़े हों, लेकिन चीन दोनों की नजरों में अलग थलग पड़ गया। कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश चीन के खिलाफ खड़े होने लगे। चीन को पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के अलावा किसी देश का साथ नहीं मिला। इस पर से भारत ने चीनी माल और कारोबार का बहिष्कार शुरू कर दिया। BSNL और MTNL ने 8,000 करोड़ रुपए का सौदा रद्द किया। रेलवे ने 471 करोड़, हरियाणा ने 780 करोड़, MMRDA ने मोनोरेल प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया। टिकटॉक पर बैन लगा सो अलग। उस पर से हिंदुस्तान लोकल के लिए वोकल क्या हुआ, चीन की बोलती बंद हो गई। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। आर्थिक, वैदेशिक और सामरिक तीनों मोर्चों पर हिंदुस्तान ने चीन को चित्त कर दिया। इनमें भी हमारे जवानों ने दुनिया के सामने इस बात को साफ कर दिया कि अब हिंदुस्तानी फौज के बूटों की आहट से चीन के दिल दहलने वाले दिन शुरू हो गए हैं। ऐसे ही नहीं, अपने जवानों की इस ताकत को 55 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भांप लिया था। जय जवान, जय किसान। सरहद पर जवानों ने हिंदुस्तान की जय घोष कर दी तो पूरा हिंदुस्तान उनके रंग में रंग गया। लेकिन कुछ वक्त बाद किसानों के हक को लेकर रंग में भंग पड़ गया। यूथ कांग्रेस का ट्रैक्टर मार्च जो है उसे हरियाणा पुलिस ने अंबाला में रोक दिया है। असली आत्मनिर्भर किसान है और उस किसान को अंबानी निर्भर बनाने की कोशिश मत करना। एक महीने से ज्यादा वक्त बीत गया जब दिल्ली की सरहदों पर किसान आंदोलन की चिंगारी सुलग रही है। तो हड़प लेंगे, ये तो सच है। झूठ मार रहे हैं, उधर झूठा का कोई इलाज नहीं है गया। जन्नत करो, ये कानून वापस नहीं लेंदा। किसानों की हक की आवाज दिन पर दिन तीखी होती गई। इसकी पृष्ठभूमि तब तय हुई जब इसी साल 20 सितंबर को संसद से तीनों कृषि विधेयक पास हो गए। उस वक्त संसद में विपक्ष का हंगामा था और अब सड़क पर किसानों का। 2015 में एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक संसद की कैंटीन में चले गए। वहां 25 रुपए थाली वाला खाना खाया और फिर सुझाव पुस्तिका में लिखा अन्नदाता सुखी भव। उसके बाद से किसानों की आय दुगनी करने की जद्दोजहद करते रहे। लेकिन जब 3 कृषि कानून बने तो उसके खिलाफ किसान ही खड़े हो गए। किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो।
किसानों को समझाने के लिए सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत का दौर पर दौर चला, लेकिन कुछ निकला नहीं। पहले कृषि सचिव ने बात की, लेकिन जब किसान तीनों कृषि कानूनों की कुर्बानी लेने पर अड़ गए तो खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मोर्चा संभाला और उनके साथ आए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश। लेकिन हर बातचीत के बाद नतीजा वही ढाक के 3 पार। किसान यूनियन के नेतागण आए थे, वार्ता काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है। स्वाभाविक रूप से हम तो किसान भाइयों को ये आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर और किसानों पर निर्भर है। बात और चलाई जा रही है कि नए कानून के वजह से छोटे किसान की जो जमीन है उसको बड़े लोग हथिया लेंगे। कोई भी किसान की जमीन की लिखा पढ़ी नहीं कर सकता है, इस बात का प्रावधान एक्ट में ही है। लेकिन फिर भी लोगों की शंका है, तो शंका का निवारण करने के लिए सरकार तैयार है। एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है। लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। किसान टस से मस नहीं हो रहे थे। कृषि कानून के कई मसौदों पर उनको घोर ऐतराज था। जब बात बनती नहीं दिखी और किसानों ने भारत बंद तक कर दिया, तब गृह मंत्री अमित शाह को भी बातचीत के लिए आना पड़ा। लेकिन उनसे बातचीत में भी कोई ऐसी सहमति नहीं बनी जिससे किसान अपने घरों को लौटते। अमित शाह ने बोला जो हम अमेंडमेंट करेंगे वो मान लो, और कुछ अमेंडमेंट फिर बाद में दो तो हम स्वीकार करेंगे, चर्चा करेंगे। हम बोला अमेंडमेंट तो हम नकारा दिया। अमेंडमेंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्यों? ये कानून है, कानूनी एंटी फार्मर है। अमेंडमेंट करके प्रो फार्मर किया नहीं जा सकता। 3 कानून को रिपील करना है, यही हमारा मांग है। वही चर्चाएं होती रही जो पिछली 5 मीटिंग में हुई है। उनका प्रपोजल यही है कि इसमें जो सुधार चाहते हैं हम करने को तैयार हैं। किसानों की बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश बार बार झलकती है, चाहे संसद हो या सड़क, सरकार की बात हो या मन की बात। प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार किसानों के लिए अपनी चिंता को जग जाहिर किया है। बावजूद इसके किसानों के मन में कृषि कानून को लेकर ऐसी गांठ बनी हुई है जो खुल ही नहीं रही। पहला संग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर है। आंदोलनकारी किसानों को अंदेशा है कि कृषि कानून से एमएसपी खत्म हो जाएगी, जबकि सरकार बार बार कह रही है कि एमएसपी लागू रहेगी, लगातार चलती रहेगी। दूसरा संग्राम किसानों के शोषण को लेकर है। किसानों को डर है कि जमाखोरी और दूसरी तरकीबों से प्राइवेट संस्थाएं किसानों का शोषण करेंगी। सरकार विश्वास दिला रही है कि किसानों का शोषण नहीं होगा, बल्कि उनको पैदावार की ज्यादा अच्छी कीमत मिलेगी। तीसरा संग्राम किसानों की आय पर है। किसानों को अंदेशा है कि कृषि कानूनों से उनको नहीं बल्कि बड़े कॉरपोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मुनाफा होगा। लेकिन सरकार कह रही है कि इन कानूनों का मकसद खेती को फायदेमंद बनाना है। चौथा संग्राम मंडी को लेकर है। किसानों की दलील है कि एक बार प्राइवेट मंडियां बन गई तो परंपरागत मंडियां खत्म हो जाएंगी। इस पर सरकार का जवाब है कि राज्यों के एपीएमसी एक्ट का अतिक्रमण किसी तरह से नहीं होगा, यानी सरकारी मंडियां बरकरार रहेंगी। पांचवा संग्राम कृषि के कॉर्पोरेटाइजेशन पर है। किसानों को लगता है कि धीरे धीरे किसानों की खरीद की ताकत कम होगी और फिर उनकी आर्थिक हालत खराब। इस पर सरकार की दलील है कि इससे प्रतियोगिता बढ़ेगी और निजी कंपनियों का निवेश बढ़ेगा, जिससे फायदा किसानों का ही होगा। छठा संग्राम बिचौलियों को लेकर है। किसानों को डर है कि प्राइवेट कंपनियां जमाखोरी करेंगी, जिसमें फायदा बिचौलिया उठाएंगे। लेकिन सरकार का कहना है कि ये कृषि कानून तो बिचौलियों को ही खत्म करने के लिए है। और सातवां संग्राम छोटे किसानों की बर्बादी को डर को लेकर है। किसानों को लगता है कि नए कृषि करारों से बड़ी कंपनियां छोटे किसानों की जमीन पर कब्जा कर लेंगी। वहीं सरकार का कहना है कि बड़ी कंपनियों के आने से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और कृषि सेक्टर में नौकरियों के विकल्प भी खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कच्छ गए तो किसानों से मुलाकात की। इतना ही नहीं, बाकायदा उदाहरण देकर समझाया कि कैसे किसानों के हित से कोई सौदा नहीं हो रहा है।
कि आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानता हूं, क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी खरीदने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है? क्या आपकी प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है क्या? सरकार कहती रही कि वो कृषि कानून में किसी संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन किसान कहते रहे कि ना बाबा ना, हमें संशोधन नहीं, पूरा का पूरा कानून ही रद्दी की टोकरी में पड़ा मिलना चाहिए। किसानों से ज्यादा मासूमियत किसी में नहीं मिलेगी, किसानों से ज्यादा ईमानदारी और सादगी भी किसी में नहीं होगी। यूं ही नहीं, दक्षिण अफ्रीका से लौटे महात्मा गांधी ने किसानों का बाना धारण कर लिया था। इन्हीं किसानों से गांधी ने अहिंसा के रास्ते चलकर अपनी हक की लड़ाई लड़ना सीखा था। आज वही किसान गांधी के अहिंसा के रास्ते चलकर इस आंदोलन को शांति की सरहद पर लाकर खड़ा कर चुके हैं। बापू की जयंती का उत्सव तो पूरी दुनिया मना रही। वो गांधी सब में है, किसानों में भी और प्रधानमंत्री मोदी में भी। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। सवाल है कि क्या किसान सरकार के सामने अड़ गए हैं या किसानों के दिलों में गलतफहमी पैदा की गई है? मोदी सरकार के मंत्रियों ने बार बार कहा कि कृषि कानून किसानों के खिलाफ कतई नहीं है, लेकिन किसानों को लगता है कि अगर हमें ये मंजूर ही नहीं तो जबरन क्यों थोपा जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि किसान सही बात कर रहे हैं। ये जो सरकार है ये ना सांसदों को राष्ट्रपति से मिलने देती है, ना संसद बुलाती है, ना किसानों से बात करती है, और ये लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश है। किसानों से सीधा वार्तालाप करें, प्रधानमंत्री हमारी मांग है। और दूसरी मांग ये है कि अपने मन के दरवाजे खोलें और अपने मन का मैल उतारें। विपक्ष के नेताओं ने कभी राष्ट्रपति से गुहार लगाई तो कभी सड़क पर किसानों के संघर्ष से खुद को जोड़ा। कांग्रेस ने किसानों के सुर में सुर मिलाया कि कृषि कानून हर हाल में वापस हो। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। किसान में बहुत विवेक है, बहुत समझदार है, सब समझता है उसके पक्ष में कौन है, उसके खिलाफ कौन है, उसको दबाने की कौन कोशिश कर रहा है। उसे भड़काने बरगलाने की कोई जरूरत नहीं है। एक तरफ किसानों के सरोकार हैं तो दूसरी तरफ सियासत है। सरकार और खुद प्रधानमंत्री मोदी ये समझाने में लगे हैं कि किसान आंदोलन से किसानों का ही नुकसान हो रहा है और उस नुकसान में देश का नुकसान छुपा है। एसोचैम ने किसान आंदोलन पर एक रिपोर्ट पेश की है जिसके आंकड़े डराने वाले हैं। उस रिपोर्ट के मुताबिक किसान आंदोलन से रोजाना 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अब तक इस आंदोलन ने जितने दिन गिन लिए हैं उसमें 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के दिल पर दस्तक देने के लिए कच्छ में किसानों से मुलाकात की तो दिल्ली में रकाबगंज गुरुद्वारे में जाकर गुरु तेग बहादुर की स्मृतियों में सिर झुकाया। निर्दोष किसानों की जिंदगी के साथ न खेलें, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, उन्हें गुमराह न करें, भ्रमित न करें। साथियों, ये वही लोग हैं जो बरसों तक सत्ता में रहे, किसानों के नाम पर अपने झंडे लेकर के जो खेल खेल रहे हैं, अब उनको ये सच सुनना पड़ेगा। और हर बात को किसानों को गाली दी, किसानों को अपमानित किया, ऐसे कर करके बच नहीं सकते हो आप। किसानों को मनाने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे तमाम बड़े नेताओं ने कोशिश कर ली, लेकिन किसान आंदोलन का हल नहीं मिल रहा।
इस सब के बीच कई जगहों पर किसानों ने ही आगे बढ़कर कहा कि सरकार का बनाया कानून सिर माथे पर है। भैया तो हित में किसानों के में तीनों बिल जो है तो हित में है। जमीनी किसान तो हम लोग आए हैं, वो तो सब आड़ती बैठे हुए किसान जो बैठे हैं उनको क्या कहेंगे, जो बैठे हुए हैं दिल्ली के 3-4 बॉर्डर पे? नहीं, वो बैठे हैं, सुनो, वो बैठे ऐसे लोग भ्रम फैला रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ऐसे लोग भी तो जो राजनीति कर रहे हैं, उनको क्या इलाज है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि देश का पेट भरने वाले किसानों का दिल टूटे, इसलिए उनकी नाराजगी के बीच भी सरकार ने 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए सीधे पहुंचाए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर 6 अलग अलग राज्यों के किसानों से भी बात की। साथियों, वास्तविकता तो ये है कि बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर सरकार ने किसानों की उपज की रिकॉर्ड स्तर पर खरीदी की है, और वो भी नए कानून बनने के बाद। और एक अहम बात, इन कृषि सुधारों से सरकार ने अपनी जिम्मेदारियां बढ़ाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों और जवानों से दिल का रिश्ता जोड़ा। उनकी बेहतरी की तमाम कोशिशों के बीच भी कुछ सवाल तथ्यों के रूप में खड़े हैं। चीन से लगने वाली एलएसी पर इस साल हमारे 21 जांबाजों ने शहादत पेश की। वहीं पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन के कारण 24 जवान शहीद हो गए। दूसरी तरफ किसानों की बात करें तो किसान आंदोलन के दौरान 15 सितंबर से अब तक 41 किसानों की जान जा चुकी है। ये सब तब हुआ जबकि प्रधानमंत्री मोदी किसानों और जवानों से सीधा संपर्क रखने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए दिवाली मनाने के लिए इस कोरोना काल में भी वो जवानों की हौसला अफजाई करने के लिए जैसलमेर पहुंच गए। इसलिए किसानों की घनघोर नाराजगी के बावजूद प्रधानमंत्री की भाव भंगिमाएं किसानों के लिए आदर से भरी हुई हैं। ये जाता हुआ साल उस उम्मीद की लौ को जलाए रखे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 55 साल पुराने जवान और किसान के उस भरोसे को मजबूत करेंगे। वो भरोसा जो तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पैदा किया था। उन्होंने जो नारा दिया वो आज भी हिंदुस्तान की रगों में खून की तरह बहता है, और उसे हर एक हिंदुस्तानी फख्र से कहता है, जय जवान, जय किसान। जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।